हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने लगभग अपने बेसिक नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। ऑडिट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, और ओपिनियन कितने तरह की होती है। ओके, उसके बाद हमने बताया कि हम कभी भी ओपिनियन यानी कि सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। ओपिनियन जो होती है ना, वो सिर्फ क्या होती है, एक रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल का मतलब नॉट 100% बट काफी हद तक। ठीक है, हम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकते और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस। और उसमें अब हमने एक एग्जांपल क्या लिया था, सैंपलिंग का। 100% ऑडिट कभी नहीं हो सकती। 100% ऑडिट कभी भी नहीं हो सकती। हम पूरे डेटा में से सैंपल चूज करते हैं, उस सैंपल के बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑडिट रिस्क। जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, इसकी वजह है दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकती है और हो सकता है मैं उसको डिटेक्ट करने में फेल हो जाऊं। ठीक है, ओके। अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बुक में। अब कोई बुक नहीं मिली ना? हाँ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैं मेरी बुक दूंगा ना बेटा। एक सेकंड। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 अपना किस चीज का है बेटा, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इससे एग्जाम में कोई ज्यादा नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इजी है, और एग्जाम में 8-10 नंबर का भी अगर ये आता है तो अपने लिए तो फायदा ही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एग्जाम के हिसाब से 8 मार्क्स की वेटेज पकड़ के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट। जैसा कि मैंने आपको बेसिक नोट्स में करवा दिया था, बट एक बार दोबारा लिखवा देते हैं क्योंकि चैप्टर की सीक्वेंस में चल रहे हैं।
Audit is an independent and systematic process to examine the financial statement of an entity with a view with a view to express an opinion over it. यही डेफिनेशन थी. Audit is an independent and systematic process to examine the financial statement of any entity with a view to express an opinion over it. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो एंटिटी है ये प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है. अब देखो, डोरमेंट कंपनी की भी ऑडिट होती है, अंडर सेक्शन 8 कंपनी की भी ऑडिट होती है. डोरमेंट कंपनी क्या होती है? जो बिजनेस ही नहीं कर रही बट कंपनी तो है. और अंडर सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? जिसका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं बट कंपनी है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी. लिस्टेड कंपनी नॉर्मली बड़ी कंपनी होती है, उनकी भी ऑडिट होती है. अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? थोड़ी छोटी कंपनी होती है. स्मॉल कंपनी और ओपीसी की भी क्या होती है? ऑडिट होती है. यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल है, बिग है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑडिट किसी भी एंटिटी की जा सकती है. ऑडिट किसी भी एंटिटी की जा सकती है. जो बंदा ऑडिट परफॉर्म करेगा उसे क्या कहेंगे? ऑडिटर. अच्छा, ऑडिट के अंदर अगर बेसिक बात करें तो ऑडिट में होता क्या है? ऑडिट इंक्लूड्स ऑडिट में क्या क्या किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है पता है? सर, सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई इवेंट होती है, जैसे कुछ सेल होना, परचेज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन या इवेंट. उन ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम क्या करते हैं? लेजर में डालते हैं. उसकी जर्नल एंट्री होगी ना, ठीक है, उसकी क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी और उसके बाद में उसके क्या बनेंगे? लेजर बनते हैं. फिर पीरियड एंड होने के बाद लेजर की क्या होगी? बैलेंसिंग होगी. लेजर की क्या होगी? बैलेंसिंग होगी. और लेजर बैलेंसिंग के बाद क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर आके क्या चेक करेगा? ऑडिटर आके चेक करता है सबसे पहले ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके बिजनेस में हुई है वो सारी की सारी रिकॉर्डेड है या नहीं है. ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है समझिए. ऑडिटर क्या करेगा? नो ओमिशन. ट्रांजैक्शन में कोई ओमिशन नहीं होनी चाहिए. ओमिशन मतलब कोई भूल या चूक नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन हो गई है उसको एंटर करना भूल गए हो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो गई हो, क्योंकि दोनों ही गड़बड़ है. ट्रांजैक्शन को ना लिखना भी गड़बड़ है और ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना भी क्या है? गड़बड़ है. ओके, कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी क्या होती है? कोई ना कोई सपोर्टिंग होगी बेटा. जैसे परचेज किया है तो उस परचेज का बिल. ऑडिटर चेक करेगा कोई ओमिशन तो नहीं है और ट्रांजैक्शन की प्रॉपर सपोर्टिंग है या नहीं है. ठीक है, ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफर करना, फिर लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, दिस इज कॉल्ड कंपाइलेशन. इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन. कंपाइलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ? मतलब सारी की सारी ट्रांजैक्शन लेजर में आ चुकी है, पता लगा लेजर में ही नहीं आई या लेजर का टोटल सही है
कंपाइलेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें एडुकेट एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हुए हैं या नहीं हुए? फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं दिखा दिया, ठीक है? तो ये एएस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, शेड्यूल 3 फॉलो हुए या नहीं हुए, ये चीजें आती है ऑडिट में। तो ऑडिट में ऑडिटर क्या चेक करेगा? जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनमें कोई ओमिशन तो नहीं हुई, हर ट्रांजेक्शन की प्रॉपर सपोर्टिंग अवेलेबल है या नहीं है, कंपाइलेशन प्रोसेस में के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एडुकेट है और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स किए गए हैं। अगर ये सब ओके है तो ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। ये ऑडिटर बताता है, ये है ऑडिट। तो ऑडिट में क्या क्या करना होता है? ओमिशन चेक करनी होती है, सपोर्टिंग चेक करनी होती है, कंपाइलेशन प्रोसेस चेक करनी होती है, डिस्क्लोजर चेक करने पड़ते हैं, और उसके बाद हम ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर करनी होती है। तो ये ऊपर क्या था? ये तो प्रोसेस थी कि ऑडिट के दौरान हम क्या क्या चीजें, प्रोसेस में क्या क्या स्टेप परफॉर्म करते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर का यही है। इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, स्कोप ऑफ ऑडिट को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक ऑडिट में क्या चीज आती है और एक ऑडिट में क्या चीज नहीं आती। व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्कोप, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं और ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें नहीं आती। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट। अब या तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट, या क्वेश्चन आएगा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले ऑडिटर के स्कोप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? फाइनेंशियल एस्पेक्ट आएंगे। ठीक है, ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन ऑडिट। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। कल बताया था बेसिक लेक्चर में, बिना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू किया हमें पता ही नहीं लगेगा कहां पर रिस्क कम है कहां पर ज्यादा है। बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेटा बहुत बड़ी चीज है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या? मैनेजमेंट की पॉलिसी। अब पॉलिसी फाइनेंशियल एरिया के लिए भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल एरिया के लिए हो सकती है ना। तो हमें किस पे फोकस करना है? एग्जाम्पल, रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम having impact on फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट्स को कवर करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, इनके अलावा नहीं। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है उसकी एक पॉलिसी होती है कि हम मशीन को कब रिपेयर करवाएं। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक तो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है बेटा, कि मशीन के खराब होने की वेट मत करो, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हर 6 महीने बाद नॉर्मली मशीन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो मशीन को रोकेंगे और 6 महीने बाद मशीन की क्या करेंगे? रिपेयरिंग करेंगे। इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे आप अपने व्हीकल की सर्विस करवाते हो ना, उसमें एक टाइम फिक्स होता है ना, इतने टाइम या इतने किलोमीटर के बाद हमें सर्विस करवा लेनी चाहिए। आप ये तो वेट नहीं करते ना कि खराब हो जाएंगे फिर सर्विस करवाएंगे। एक होता है कि नहीं नहीं, जब खराब हो जाएगी मशीन, ब्रेकडाउन हो जाएगी, तब सर्विस करवाओ। दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में खर्चा ज्यादा लगता है क्योंकि मशीन खराब नहीं हुई है फिर भी आप क्या कर रहे हो? उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हो, जरूरत नहीं है, हो सकता है 1-1.5 महीने और चल जाए, 2-3 महीने और चल जाए, क्यों खर्चा लगा रहे हो? बट उसका फायदा क्या है कि बाई चांस अगर मशीन एकदम से खराब होगी तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब होएगा नहीं होएगा? होएगा, और तब नुकसान ज्यादा हो सकता है। सबके अपने अपने फायदे हैं। तो
क्या मैं मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछूं कि आप मेंटेनेंस जो शेड्यूल्ड करवाते हो या ब्रेक डाउन करवाते हो? क्या ये ऑडिटर के स्कोप में आता है? नहीं। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है। क्या प्रिपेयरिंग कब करवाते हो? मैं क्या चेक करूंगा? अगर रिपेयरिंग करवाई है तो उसके बिल दिखा दो, और रिपेयरिंग का खर्चा कहां जाना चाहिए? पीएनएल में जाना चाहिए, ना कि उसको कैपिटलाइज करना है, अनलेस अनटिल वो एक्सेप्शंस को मीट करे। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं, हम उन डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? भरोसा करके चलते हैं। एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एविडेंस भी बोलते हैं। प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, हम उन डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं एज एविडेंस। ठीक है। एंड फॉर्म कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सच एविडेंसेस। इन एविडेंसेस के बेस पर हम क्या करते हैं? कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। क्या चीज ऐसी है जो ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती? डोंट गो आउटसाइड द डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस। आपकी कॉम्पिटेंस क्या है? सर हम ऑडिटर है, हम एक्सपर्ट है किस चीज के? फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सब के। तो आपको इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी की जो बिल्डिंग है, कंपनी की बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता होगा? बिल्कुल चार्ज होता होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से चार्ज होना चाहिए? लाइफ के हिसाब से। जो चीज जितने साल चल जाएगी डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से चार्ज होता है। वो बात अलग है, एसएलएम या डब्ल्यूडी वो आप डिसाइड करो। ठीक है ना, उसमें सिर्फ परसेंटेज का फर्क आ जाएगा। बट अगर आपको लगता है कोई बिल्डिंग की लाइफ 25 साल है, तो उसको कितने साल में डेप्रिशिएट करना है? 25 साल में करना है, बस। ये बात कंफर्म है। अब क्या ऑडिटर ये बता सकता है बिल्डिंग देख के कि इसकी लाइफ कितने साल है? कौन बता सकता है? सिविल इंजीनियर। हम सिविल इंजीनियर नहीं है। एग्जाम्पल, एस्टिमेटिंग द लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। क्या ये हमारे स्कोप में आती है? नहीं आती। एग्जाम्पल, मशीन, जो कंपनी ने मशीन लगा रखी है, उसकी मशीन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है? ये कौन बताएगा? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताएगा। ये हमारे स्कोप में नहीं है बॉस। तो हमें ये नहीं जानना होता कि बिल्डिंग की जो लाइफ है वो कितनी बच गई और वाकई में इतने साल चलेगी या नहीं चलेगी, मशीन जो है प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ओके। दूसरा, आपने कहा मैनेजमेंट आपको क्या करेगी? एविडेंस देगी, और आपको उन एविडेंस को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्यूमेंट नकली होते हैं। ठीक है। ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं आती। एग्जाम्पल, हमने कहा सर आपकी परचेज के बिल दिखा दो। उन्होंने मुझे परचेज के बिल दे दिए, परचेज के बिल ओरिजिनल है। अब मुझे बताओ, आपको लगता है कि मार्केट से परचेज के बिल खरीदे नहीं जा सकते? खरीदे जाते हैं। जीएसटी चोरी के लिए खरीदे जाते हैं। अब ऑडिटर को कैसे पता लगेगा ये ट्रांजैक्शन जो है, ये बिल जो है, ये फेक है? बताओ, नहीं पता लग सकता। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी होती है। रिलेटेड पार्टी फॉर एग्जांपल, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से अपना माल खरीद रही है। सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं यहाँ पर। जो ट्रांजैक्शन कहोगे और जो एविडेंस मांगोगे वो दिखा देंगे, क्योंकि वो एंटिटी हमारे कंट्रोल में है। तो जो एविडेंस कहोगे वो प्रोवाइड करवा देंगे। अब बताओ कैसे पता लगेगा ट्रांजैक्शन जो है ये फ्रॉड है या नहीं है? नहीं पता लग सकता।
तो ऑडिटर क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है हम उसको क्या मान के चलते हैं, जेन्युइन मान के चलते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो बात अलग है, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। सर पता लगा वो डॉक्यूमेंट फेक है, ऑथेंटिक नहीं है, तो सर ये हमारे स्कोप में नहीं आता। हाँ, डॉक्यूमेंट फेक हो सकते हैं बट उसके लिए हम लाइबल नहीं है। मैंने ओरिजिनल परचेज का बिल चेक किया है और वो मुझे बिल्कुल जेन्युइन नजर आ रहा है। बाद में पता लगता है परचेज किया गया था, बिल तो ओरिजिनल है बट ये ट्रांजेक्शन नहीं थी, मार्केट से परचेज किया गया है, तो भाई उसके लिए ऑडिटर लाइबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा मैनेजमेंट ने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है? बोलो। सर हम ऑडिट करने आए हैं, ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए, हम ऑडिट करने आए हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए। ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ऑडिट का मतलब होता है जनरल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हर साल होती है, एवरी ईयर होती है। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ऑडिट करने कौन आता है? ऑडिट करने आएगा सीए हैविंग सीओपी। और ऑडिट रिपोर्ट किसको जाती है? मेंबर्स को। ऑडिट रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ कंपनी, कि आपके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी जा रही है वो सही है या नहीं है मेरे राय में। जबकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल का मतलब डीप। हर साल हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये तभी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके क्या किया हो, ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, एक अथॉरिटी, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। व्हेन ऑर्डर्ड बाय, व्हेन ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ऑर्डर करे। थैंक यू बेटा। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब दिया जाता है? जब कंपनी में फ्रॉड के प्रूफ मिल जाए। अब इन्वेस्टिगेशन से यह जानना है कि फ्रॉड में कौन कौन इन्वॉल्व है, कितनी अमाउंट का फ्रॉड किया, ताकि उनको क्या किया जा सके, पनिश किया जा सके। तो ऑब्जेक्ट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ऑब्जेक्ट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ठीक है। इसके लिए सीए हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए कौन आता है? टीम ऑफ एक्सपर्ट। इसके लिए कौन आएगा? टीम ऑफ एक्सपर्ट, सीएजी सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब इस टीम में इंजीनियर भी होंगे, सीए भी होंगे, सीएस भी होंगे, सीएम में भी होंगे। ठीक है। ओके, टीम ऑफ एक्सपर्ट आती है, सीए होना जरूरी नहीं है। इसमें रिपोर्ट मेंबर्स को नहीं जाती, रिपोर्ट किसको जाती है? रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट के बेस पे क्या ले सके, एक्शन ले सके। तो ये चीज है कि ऑडिटर के स्कोप में क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती। ठीक है, ये हो गया नोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन अगले पेज पर, क्वेश्चन क्या, टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशन वाली बात की थी हमने। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एसए 200। एसए 200 का नाम क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिट। ऑडिट को गवर्न करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ये इस एसए का नाम है।
ये वाला जो पॉइंट है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑडिट, ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। अभी इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट। कोई भी स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है, कभी भी स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि काम में क्या है, यूनिफॉर्मिटी आए, क्वालिटी आए। इतने सारे सीए बेटा, हर सीए कहे कि मेरा ऑडिट करने का तरीका अपना अपना है, अलग अलग है, तो क्या इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, क्वालिटी आएगी? नहीं। तो आईसीआई आईसीआई ने क्या बना रखे हैं, एसएस, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिट। इसी चैप्टर में आएंगे कि ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाए जाते हैं, सारा आएगा इसी चैप्टर में। तो आईसीआई ने ऑडिट, कंपनी ऑडिट के लिए क्या बना रखे हैं, स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। और सभी सीएस को क्या कहा हुआ है जो ऑडिट करेगा, कि ऑडिट आपको अपने तरीके से नहीं करनी है, किसके तरीके से करनी है, आईसीआई के तरीके से, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, नाम से घबराना नहीं कि ऐसे 200 तो मतलब 200 ऐसे होंगे, नहीं। नंबरिंग ऐसी अजीब सी दे रखी है उन्होंने। पहला ऐसे किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 200 से, फिर उसके बाद ऐसे 210 आएगा, 20 आएगा, 30, 40, 50, 60, 65, फिर 299, फिर 300, फिर 315, फिर 320, फिर 30, फिर 402, फिर 450, ऐसे नंबरिंग बीच बीच में से दे रखी है। आपको सारे ऐसे के नंबर भी याद करवाऊंगा, और लगभग सारे ऐसे आपके सिलेबस में, कुछ ऐसे को छोड़ के, कुछ ऐसे आपको सीए फाइनल में पढ़ने को मिलेंगे अगर पहुंचे तो, ठीक है। हाँ, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाली बात करते हैं अपन, कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, बताओ। बेसिक लेक्चर में पढ़ा था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपके अकॉर्डिंग क्या है। हाँ, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ओपिनियन फॉर्म करनी है। क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करनी है, ठीक है। और ओपिनियन किस बेस पर होनी चाहिए, ऑडिट एविडेंसेस के बेस पे। ऑडिट एविडेंसेस कैसे आएंगे, बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या आया, ऑडिटर का काम क्या है, टू फॉर्म एन ओपिनियन based on sufficient and appropriate audit procedures, ठीक है। अब जो ओपिनियन है वो आपके दिमाग में है। ओपिनियन का मतलब क्या है, राय। अब कोई आपसे राय पूछे क्या सचिन तेंदुलकर ज्यादा अच्छा है या कोहली अच्छा है, या आजकल तो ये चल रहा है कि कोहली ज्यादा अच्छा है या अभिषेक शर्मा ज्यादा अच्छा है, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, ठीक है। आपकी ओपिनियन आपके हिसाब से, कहते नहीं सर आपको अपनी ओपिनियन को क्या करना है, जो आपके दिमाग में वो नहीं, रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दो। एंड टू इश्यू अ रिटन ऑडिट रिपोर्ट, और आप है ना एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर देना, ताकि हम वो मेंबर्स के सामने एजीएम में रख सके। ये तो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में एक वर्ड क्या आया, ओपिनियन। ओपिनियन बेसिक लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था, ओपिनियन। ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर जो है वो सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब लेस देन 100%, assurance, but high level of assurance। हम आपको रिटर्न एविडेंस रिटर्न रिपोर्ट देंगे जिसमें हमारी ओपिनियन होगी। हमारी ओपिनियन जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस होती है, 100% अश्योरेंस नहीं होती है, ठीक बात है, ये हमने पढ़ा। यानी कि ऑडिटर कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं देता। ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड फुल अश्योरेंस
या 100% अश्योरेंस, इसको हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये अश्योरेंस आपको कभी नहीं मिल सकती ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्योंकि ऑडिट के दौरान हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जहां लिमिटेशन लग गई वहां पर 100% अश्योरेंस कभी नहीं हो सकती। कहता सर वही जानना है, ऐसी कौन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसने आपके हाथ बांध दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा, ड्यू टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर ही ऐसा है, इसके ऊपर कोई भी बंदा 100% अश्योरेंस कभी नहीं दे सकता। ऐसा क्या है भाई, सबसे पहले समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है, ऑडिटर ने बनाई है, किस मैनेजमेंट ने बनाई है, ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट ने बनाई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। तो सबसे पहली चीज ये समझिए, जो चीज मैंने नहीं बनाई मैं उसके बारे में 100% अश्योरेंस देने में हिचकिचाऊंगा। जो काम मैंने किया मैं उसके बारे में क्या दे सकता हूं, 100% अश्योरेंस दे सकता हूं बेटा। ठीक है, बट जो काम मैंने नहीं किया, कहते सर इसमें क्या है, आप तो एक्सपर्ट हो, चलो काम आपने नहीं किया आप चेक तो कर सकते हो, पॉइंट है। सब्जेक्टिव डिसीजंस, सब्जेक्टिव डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जो सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट लेती है। एक मिनट सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए सब्जेक्टिव डिसीजन लेना, ये क्या पंगा आ गया। हाँ ये समझो, इसका एग्जांपल लो। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन बनाता है, एग्जांपल अकाउंटिंग, अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन अडॉप्ट करता है, अच्छा बताओ। स्टॉक वैल्यूएशन का, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज है जो AS2 आपको अलाउ करता है। फीफो एंड वेटेड एवरेज, ठीक है, कौन सा बेस्ट है, दोनों ही सही है। अच्छा मैं दोनों में से अगर कोई भी एक पॉलिसी अप्लाई करूं तो फिर प्रॉफिट सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम आएगी, नहीं सर सेम तो नहीं आएगी, कम ज्यादा होएगा। अब बताओ मैं मैनेजमेंट में हूं, अब मुझे पता है ये दोनों अकाउंटिंग पॉलिसी में से कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर सकता हूं, चेंज भी कर सकते हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीन होते रीजन, चेंज इन लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और तीसरा क्या होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है इस वाली अकाउंटिंग पॉलिसी से मैनेजमेंट सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटर हो जाएगी तो आप बेटर रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो, पॉइंट है। अब कंपनी को लगता है कि इस साल प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, कहीं टैक्स ज्यादा ना बन जाए, तो हमें अपना प्रॉफिट क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। मैनेजमेंट को ये लगता है, हर कोई टैक्स बचाना चाहता है, नहीं बचाना चाहता बेटा, हर कोई बचाना चाहता है ना। तो मैनेजमेंट कहती है काम करो, स्टॉक को अगर हम फीफो की बजाय वेटेड एवरेज पे लेके आए तो वो कैलकुलेशन करी, कहता अगर इसको वेटेड एवरेज पे दिखाए ना तो अपना प्रॉफिट 10 करोड़ से कम हो जाएगा जी। कहते काम करो चेंज कर दो अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या चेंज करते सर, ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर कह देंगे कि बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम इसका कोई परचेज या सेल का बिल थोड़ी होता है, बिल तो सारे पड़े हैं स्टॉक के, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सिलेक्ट करेगा, ये तो मैनेजमेंट। अच्छा मान लीजिए अगले साल आईपीओ आना है कंपनी का, तो मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन होगी, प्रॉफिट क्या करना चाहिए, बढ़ा के दिखाना चाहिए ताकि शेयर की वैल्यू बढ़े। तो हो सकता है मैं उल्टा कर दूं कि एक काम करो, हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी है अब जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए। मैं मैनेजमेंट के दिमाग में तो घुस के नहीं देख सकता कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज किया है तो किस इंटेंशन के साथ किया है, नहीं जा सकते ना। तो सब्जेक्टिव डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट, क्लियर है। इसी का दूसरा एग्जांपल, एस्टिमेट्स आर मेड बाय मैनेजमेंट।
आर मेड बाय मैनेजमेंट। एस्टिमेट कौन बनाता है? ये भी मैनेजमेंट बनाती है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर 5% का बनाऊं और 5% की बजाय 7% का बना दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 5% की बजाय 3% बना दूं तो अब कितना बनाऊं? ये तो मैनेजमेंट की मर्जी है। और मैनेजमेंट इससे आपको नहीं लगता कि प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकती है, कम या ज्यादा? हो सकता है मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही ना बनाऊं। ऑडिटर कहता है सर इस बार आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाए। कहता सर इस बार हमने पेंच टाइट कर रखे हैं, हम किसी भी डेटर के पैसा छोड़ेंगे ही नहीं। हमने पहली बात तो उधार माल अच्छे बंदों को देना शुरू किया है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो, और अगर कोई हमें पैसा नहीं देगा तो हम क्या कर देंगे? कोर्ट में केस कर देंगे, तो पैसा नहीं डूबने देंगे। कहता है यार फिर भी डूब गए तो कोई भाग गया पैसे लेके, फिर क्या करोगे? फिर तो क्या कर सकते, फिर तो हो गए बैड डेट्स। तो मतलब मैनेजमेंट की अप्रोच है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, सब्जेक्टिव डिसीजन मैनेजमेंट ने ली है। इसमें एस्टिमेट का यूज होता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ क्या होती है? अनसर्टेन होती है। तो जो चीज खुद अनसर्टेन हो उसके ऊपर 100% अश्योरेंस कभी नहीं दी जा सकती। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा रीजन जो आता है, दूसरा रीजन है ड्यू टू नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ड्यू टू नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हमारा जो ऑडिट प्रोसीजर है, हमारे जो ऑडिट करने का तरीका है, दूसरी प्रॉब्लम ये खुद ही है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कहता सर हम जो ऑडिट करने के प्रोसीजर अपनाते हैं ना, वो भी कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। कहता है ऐसा क्यों? कहता समझो, हम ऑडिट करने आए हैं, हम ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ऑडिटर सीक्स इंफॉर्मेशन। हमें ऑडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन देगा? फ्रॉम मैनेजमेंट। हम तो मैनेजमेंट से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लेजर मांगेंगे। हाँ ठीक बात है। एंड मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और हो सकता है मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करे। कहता है ऐसा क्यों? वो तो आप मैनेजमेंट से पूछो। इधर हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के वो इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई हो, इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो उनको हमारे सामने डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, बट वो डिस्क्लोज करना भूल गए हो। ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऑडिटर कहता है कि बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि मैनेजमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो सही कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एविडेंस, जो हम एविडेंस इकट्ठे करते हैं, मोस्ट ऑफ द एविडेंस हमारे पास क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए टू फॉर्म एन ओपिनियन। पॉइंट है सर। बट सफिशिएंट वर्ड किसको डिनोट करता है? क्वांटिटी को। और अप्रोप्रिएट वर्ड किसको डिनोट करता है? क्वालिटी को। क्वालिटी के अंदर दो पॉइंट, रेलिवेंट एंड रिलायबिलिटी। अब कैसे पता लगेगा कि ये जो एविडेंस है वो रिलायबल है या नहीं है? एक मिनट, मैं समझा नहीं। ज्यादातर एविडेंस जो हम इकट्ठे करते हैं, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस आर इंटरनल इन नेचर। हाँ तो क्या बात हो गई? इंटरनल एविडेंसेस जानते हो किसको बोलते हैं? जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इंटरनल एविडेंसेस का मतलब जिसके ऊपर किसका कंट्रोल हो? कंट्रोल ऑफ एंटिटी या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब चाहे जितने चाहे इतने एविडेंस बना दे। अच्छा, एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हमें दोनों लेने पड़ते हैं, बट ज्यादातर एविडेंसेस कौन से होंगे? इंटरनल ही होते हैं बेटा। अब हमें जब तक इन एविडेंसेस के ऊपर डाउट ना हो तब तक हम सारे एविडेंसेस को क्या मानते हैं? जेन्युइन मानते हैं। ठीक है, जब तक डाउट क्रिएट ना हो तो सारे एविडेंसेस हम क्या ले रहे हैं? एज जेन्युइन। और अभी क्या पढ़ा था? हो सकता है डॉक्यूमेंट क्या हो? फेक हो, बट उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो डॉक्यूमेंट को क्या मान के चलेंगे? ऑथेंटिक। कोई डॉक्यूमेंट फेक है या नहीं है ये हमारे स्कोप में नहीं आता। एक मिनट, दोबारा से। मैनेजमेंट ने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी और मैनेजमेंट जो एविडेंस दे रही है वो क्या हो सकते हैं? फेक हो सकते हैं। तो कहते हैं फिर एक काम करो ना,
मैनेजमेंट को क्या करो, इंटेरोगेट करो। कहता भाई हम ऑडिट करने आए हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जैसी पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, रिपोर्ट में डाल सकता हूं कि मैनेजमेंट ने मेरे स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी, जिसकी वजह से रिपोर्ट में क्या कर रहा हूं, क्वालिफाई कर रहा हूं। अगर मैटर परवेसिव नहीं है तो, अगर मैटर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर दे दूंगा। बट क्या मैं मैनेजमेंट को इंटेरोगेट कर सकता हूं, क्या उसको अरेस्ट करवा सकता हूं? ये पावर मेरे पास नहीं होती। पावर किसके पास होती है? इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पावर होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोई भी बंदा आपको असिस्ट नहीं कर रहा है, आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, या अड़ंगा अड़ा रहा है, तो आप उसको क्या करवा सकते हो, अरेस्ट करवा सकते हो। ये पावर ऑडिटर के पास नहीं होती। ठीक है ना? तो हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए बाबूजी, हमें नहीं पता ये डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है या फेक है। हम तो ये मान के चलेंगे जेन्युइन है। हाँ डाउट होगा तो बात अलग है कि मान लो कोई परचेज का बिल है, उसके ऊपर कटिंग है, परचेज का बिल है बट वो ओरिजिनल नहीं है, तो फिर डाउट हो सकता है। फिर तो हम मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई साहब ओरिजिनल कहाँ है, ये कटिंग कैसे हो गई, बाकी डॉक्यूमेंट चेक करवाओ, बात तो करेंगे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द एविडेंस क्या है, इंटरनल है, और सब पे अगर हम पूछताछ करने बैठ गए तो ऑडिट 3-4 साल में कंप्लीट होगी बेटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा पॉइंट, ऑडिट का नेचर ऐसा है कि हम किसी भी चीज पर 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। ठीक बात है? तीसरा तीसरा रीजन जो है वो है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस एंड कॉस्ट बैलेंस। टाइम के बीच में और कॉस्ट के बीच में बैलेंस बनाना। टाइम के बीच में और कॉस्ट के बीच में बैलेंस बनाना। ठीक बात है? अब बताइए, टाइम कम होता है या ज्यादा होता है? टाइम तो बहुत कम होता है, तो हम कभी भी 100% ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म 100% ऑडिट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। टाइम की वजह से हम 100% ऑडिट नहीं कर सकते, हम सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट परफॉर्म करते हैं। तो जब मैंने 100% ट्रांजेक्शन चेक ही नहीं करी तो मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। सर पॉइंट है, सर 100% ट्रांजेक्शन क्यों नहीं चेक करे? अरे टाइम नहीं है ना भाई। ठीक है, कहता कितना टाइम चाहिए 100% ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए, कितना टाइम चाहिए? मैं कहता हूँ 100% ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए 3 साल चाहिए। तो कहता ले लो 3 साल ले लो, आप 3 साल ले लो। कहते ले लिया। अब ये बताओ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपको ओपिनियन चाहिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कोई बंदा है जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्या देखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक को लोन, कंपनी को लोन देना चाहती है, तो क्या देखेगा? टैक्स अथॉरिटी है, वो देखना चाहती है कि आपने टैक्स पूरा दिया है नहीं दिया है, या आपके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या देखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये तो ऑडिटर बताएगा। तो ये साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में क्या जाती है? ऑडिट रिपोर्ट। अब आप समझिए, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ये अगर 3 साल बाद मिले, इश्यूड इन 2027-28, अगर ये इश्यू होती है 2027-28, तो क्या आपको लगता है ये यूजर के लिए कुछ बेनिफिशियल रहेगी? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऑडिट का एक बेनिफिट पढ़ा, क्यों करवाते हैं ऑडिट? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़े और यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्फिडेंस एनहांस हो डिसीजन मेकिंग के दौरान। ठीक बात है? बट मुझे डिसीजन लेना है 2024-25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और मुझे कब पता लगेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है? 2027-28 में। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं वेट करूं 3 साल की,
3 साल की वेट करूं कि मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे इस कंपनी को उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, 3 साल बाद बताऊंगा। और कंपनी को पैसा कब चाहिए? आज। तो है फायदा। और पता लगा मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे कंपनी को लोन दे दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और 2027-28 में पता लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोटी गड़बड़ थी, मारा गया। इन सिंपल वर्ड क्या कहा जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, आइए सर, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिक्लाइन होती है बेटा ओवर द टाइम। राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट मैनर में मिले तो बात बनती है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जो इंफॉर्मेशन जितनी लेट मिलेगी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 2024-25 की है, इसके बारे में मुझे 2027-28 में पता लगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बेस पर मैंने कंपनी को लोन दे दिया या जिसके बेस पर कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो सही नहीं थी, कब पता लगा? 3 साल बाद। बताओ कोई फायदा है मेरे लिए उस ऑडिट रिपोर्ट का? कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट मिले वो टाइम पे मिलनी चाहिए, टाइमलीनेस। इसलिए 100% ऑडिट नहीं हो सकती। हमारे पास ऑडिट का टाइम क्या होता है? कम होता है। पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि सर एक काम करो ना, ज्वाइंट ऑडिट करवा लो। ज्वाइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी है कि एक सीए के बजाय, अब उन्होंने मैथ में ना क्वेश्चन पढ़े हो बचपन में, एक स्विमिंग पूल को एक पानी की टूंटी 8 घंटे में भरती है, ठीक है? तो अगर वो स्विमिंग पूल हमें 2 घंटे में भरना हो तो कितनी टूंटियां लगानी पड़ेगी? आते थे ना इस तरह के अजीब अजीब से क्वेश्चन। तो सेम वही कि हमें ऑडिट रिपोर्ट तो सर 3 महीने में चाहिए। कहता नहीं मिल सकती सर, अगर 100% ट्रांजेक्शन चेक करवाओगे तो 3 साल लगेंगे। तो वो कैलकुलेशन करते हैं कि 10 ऑडिटर लगा दे, तो 10 ऑडिटर लगा दो, कहते लगा लो, इससे आपकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, ज्वाइंट ऑडिट से आपकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। अब एक ऑडिट के जगह कितने लग गए? 10। आपकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, बट क्या ये 2 इनहेरेंट लिमिटेशन खत्म हो जाएंगी? ये तो अभी भी रहेंगी। तो एक ऑडिटर लगा लो चाहे 10 लगा लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ओपिनियन ही आएगी, सर्टिफिकेशन नहीं आएगी। तो ये हमारे पर दबाव होता है, ठीक है? तो यहां पर इसका मतलब क्या है? दैट इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्लाइंस, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्लाइंस ओवर द टाइम। तो इसलिए राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। तो हम 100% ऑडिट नहीं कर सकते, और अगर आप जॉइंट ऑडिट लगा भी लोगे तो भी फायदा नहीं है बॉस। लास्ट फैक्टर है अदर, लास्ट इनहेरेंट लिमिटेशन में अदर लिमिटेशन। फ्रॉड को आप इग्नोर नहीं कर सकते बॉस। दिमाग सिर्फ ऑडिटर में नहीं होता, मैनेजमेंट में जो बंदे बैठे दिमाग उनमें भी है। उनको भी पता है कि जब हम ये मैनिपुलेशन करेंगे तो ऑडिटर आके इस तरह के डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं। एग्जांपल फ्रॉड। फ्रॉड जो होता है बेटा वो इंटेंशनल होता है, इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। इंटेंशनल, प्रॉपरली प्लान्ड एंड कंसील्ड, प्रॉपरली प्लान्ड एंड कंसील्ड, नॉट इजी टू डिटेक्ट, नॉट इजी टू डिटेक्ट। इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है बॉस। कई फ्रॉड ऐसे होते हैं जो कई सालों बाद पता लगता है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फ्रॉड था। तो ऑडिटर उसके लिए लाइबल हो जाएगा क्या? अगर मैं कह दूं ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड नहीं है। कहता देखो जी मेरे सामने नहीं आया, जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन चेक की है, जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे सामने कोई भी फ्रॉड सामने नहीं आया। इसका मतलब हो सकता है फ्रॉड हो, बट वो मेरे सामने नहीं आया, ठीक है? अच्छा, क्या ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी अलाउड होती है? बोलो। होती है। ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। अच्छा अब एक बात बताइए, टाटा मोटर को गाड़ी बनाने के लिए स्टील की जरूरत पड़ती होगी नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी सर। गाड़ी की बॉडी किससे बनेगी? स्टील की बनेगी। अच्छा वो स्टील किससे खरीदेगा? जिंदल स्टील से खरीदेगा या टाटा स्टील से खरीदेगा? टाटा स्टील से। टाटा स्टील से क्यों कहा आपने? ग्रुप कंपनीज है सर। टाटा सन्स की सब्सिडरी है। टाटा मोटर भी किसकी सब्सिडरी है? टाटा सन्स की। और टाटा स्टील भी किसकी सब्सिडरी है? टाटा सन्स की। तो ये दोनों सिस्टर कंसर्न्स है। इनको हम अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फेलो सब्सिडरी। जिनकी होल्डिंग कंपनी सेम होती है ना, तो सभी सब्सिडरीज कंपनी को क्या बोलते हैं? फेलो सब्सिडरी।
अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रांजेक्शन अलाउड है ना, कंपनी एक्ट अलाउ करता है, कंपनी एक्ट में सेक्शन 188 है जो कहता है हाँ ये ट्रांजेक्शन अलाउड है, प्रोवाइडेड आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा इन ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए, और अगर ये ट्रांजेक्शन एक लिमिट से ज्यादा है तो एसआर पास करवाना पड़ेगा, सब कुछ दे रखा है। सेक्शन 189 में इसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, पूरे साल में आपने कितनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ में की है। एएस 18 कहता है जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है उसका बस नोट्स टू द अकाउंट में डिस्क्लोजर कर देना कि इस साल की इतनी सेल या इतनी परचेज जो है वो रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, हम कुछ छुपा थोड़ी रहे बॉस, ठीक है। हमारी सिस्टर कंसर्न है, माल किससे खरीदेंगे, हम तो उससे खरीदेंगे। बट एक बात बताओ, अब मान लो टाटा मोटर को अपना प्रॉफिट बूस्ट करके दिखाना है तो वो क्या करेगा, टाटा स्टील से जो स्टील आ रहा है वो 100 रुपए का स्टील है तो क्या करेगा, कितने की बिलिंग कर दो, 80 की बिलिंग कर दो, हो सकता है ना। अगर मुझे अपना प्रॉफिट कम दिखाना है टाटा मोटर को तो मैं क्या करूंगा, परचेज क्या दिखा दूंगा, ज्यादा दिखा दूंगा, अपने घर की तो कंपनी है, जितना कहोगे उतने का बिल करवा दूंगा। बट क्या ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, दिख तो जेन्युइन रही है बट पता नहीं है ना सर। तो जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होती है उसके अंदर ऑथेंटिसिटी इश्यू रहता है। बट हम क्या कर सकते हैं, जब एक्ट उसको अलाउ कर रहा है हम भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रखा है, सेक्शन के अकॉर्डिंग उसका रिजोल्यूशन पास है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिसके बारे में ऑडिटर कभी कमेंट नहीं कर पाता। ये 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस है। आज इतना ही करो, अभी आपको ना मैं बुक आपको कल मिल जाएगी, उस बुक में से भी रीड करवाऊंगा फिर, ठीक है। आज जो टॉपिक किया है ना, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। या तो स्कोप ऑफ ऑडिट से या इनहेरेंट लिमिटेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मान के चलो, ठीक है। चलो।